कि नदियां सिर्फ जल का स्रोत ही नहीं है, बल्कि हमारे देश की सभ्यता, संस्कृति और आधारशिला भी रही है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नदियों के किनारे स्थित शहर। कल्पना कीजिए कि एक सुबह किसी शहर के लोग सोकर उठते हैं और जिस विशाल नदी के किनारे उनकी कई पीढ़ियां पली बढ़ी हैं, वो नदी अचानक वहां से गायब हो चुकी है। सुनने में ही डरावना लगता है। बिल्कुल, पानी का नामो निशान नहीं है वहां, और वो पूरी की पूरी नदी वहां से लगभग 13 किलोमीटर दूर खिसक गई है। मतलब सुनने में ये किसी हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म का सीन लगता है, लेकिन पंजाब के लुधियाना और फिरोजपुर शहरों के साथ असल में ठीक ऐसा ही हुआ है। जी, सतलज नदी का मामला। हाँ, सतलज नदी अपना पूरा का पूरा रास्ता बदलकर 13 किलोमीटर दूर जा चुकी है। तो ये तथ्य इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि भूगोल कोई पत्थर की लकीर नहीं है। नदियां जीवित हैं, वे सांस लेती हैं और अपना रास्ता खुद तय करती हैं। और यही बात इस विषय को इतना दिलचस्प बनाती है, खासकर उन छात्रों के लिए जो यूपीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी या रेलवे जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि कोई शहर किसी खास नदी के किनारे ही क्यों बसा। मतलब जैसे मानव शरीर में नसें होती हैं ना, जो पूरे शरीर को जीवित रखती हैं, ठीक वैसे ही भारत के नक्शे पर ये नदियां हैं। तो चलिए अपनी इस गहन चर्चा की शुरुआत एक ऐसे नदी तंत्र से करते हैं जिसने भारत के एक बहुत बड़े हिस्से को जीवन दिया है। गंगा नदी तंत्र। बिल्कुल, गंगा नदी तंत्र। अब जब भी गंगा का जिक्र आता है, दिमाग में सबसे पहला नाम गंगोत्री का आता है। लेकिन हमारे जो नोट्स हैं वो एक बहुत ही विशिष्ट जानकारी देते हैं। गंगा की शुरुआत दरअसल भागीरथी के रूप में होती है। जी, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख से। हाँ, और उत्तरकाशी शहर इसी भागीरथी के किनारे बसा है। लेकिन इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव आता है, देवप्रयाग का। देवप्रयाग। देखिए, देवप्रयाग वो जंक्शन है जहां भूगोल सच में एक नया रूप लेता है। यहीं भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम होता है, और यहीं से इसे गंगा कहा जाता है ना? एकदम सही। और अगर हम इस संगम या प्रयाग के पीछे के विज्ञान को समझें, तो ये सिर्फ दो पानी की धाराओं का मिलना भर नहीं है। तो और क्या है इसके पीछे? देखिए, अलकनंदा और भागीरथी दोनों ही अलग अलग चट्टानी संरचनाओं और घाटियों से होकर गुजरती हैं। तो जाहिर है वे अपने साथ अलग अलग तरह के खनिज, गाद और जैविक तत्व लेकर आती हैं। अच्छा, मतलब दोनों नदियों का केमिकल कंपोजिशन अलग होता है। बिल्कुल। और जब ये देवप्रयाग में मिलती हैं, तो वहाँ का पूरा इकोसिस्टम बदल जाता है। ये नया खनिज युक्त पानी जब आगे मैदानी इलाकों में पहुँचता है, तो वही पानी वहाँ की मिट्टी को दुनिया की सबसे उपजाऊ कृषि भूमि में बदल देता है। मुझे यहाँ एक बात पर थोड़ी उलझन है। हम ये प्रयाग शब्द इतना ज्यादा सुनते हैं, जैसे देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, और सबसे बड़ा तो अपना प्रयागराज ही है जी। क्या इन संगम वाले स्थानों का केवल धार्मिक महत्व है, या फिर प्राचीन काल में इन्हें किसी खास रणनीति के तहत विकसित किया गया था? प्रतियोगी परीक्षाओं में भी संगम वाले सवाल बहुत फंसाते हैं। आपकी उलझन बहुत स्वाभाविक है, लेकिन इसके पीछे का जो अर्थशास्त्र और विज्ञान है ना, वो बहुत स्पष्ट है। आप प्राचीन काल की कल्पना कीजिए, जब कोई पक्की सड़कें या एक्सप्रेसवे नहीं होते थे। हाँ, तब तो नदियां ही हाईवे थी। बिल्कुल, नदियां परिवहन का सबसे बड़ा साधन थी। तो संगम वो जगह होती थी जहां दो अलग अलग क्षेत्रों से आने वाले व्यापारिक मार्ग आपस में मिलते थे। मतलब एक तरह का प्राकृतिक ट्रांजिट हब। 100%। आप प्रयागराज का ही उदाहरण ले लीजिए। वहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम होता है। अब सोचिए, एक तरफ से हिमालयी क्षेत्रों का व्यापार आ रहा है, दूसरी तरफ से मध्य भारत के संसाधन यमुना के रास्ते आ रहे हैं। अरे वाह, तो दोनों बाजार एक जगह मिल गए। हाँ, और इसी वजह से ये जो प्रयाग हैं, ये केवल आस्था के केंद्र नहीं बने, बल्कि ये विशाल आर्थिक और सांस्कृतिक मेगा जंक्शन बन गए। इतिहास और भूगोल का ये गठजोड़ ही इन्हें खास बनाता है। ये एक बहुत ही शानदार नजरिया है। मतलब नदियों को केवल पानी के स्रोत के रूप में देखने के बजाय उन्हें प्राचीन हाईवे के रूप में देखना चाहिए। और इसी हाईवे पर जब गंगा आगे बढ़ती है, तो हरिद्वार, फतेहपुर, कानपुर, वाराणसी, भागलपुर और पटना जैसे बड़े महानगर इसके किनारे नजर आते हैं। जी, और हर शहर की अपनी एक भौगोलिक वजह है। बिल्कुल। जैसे कानपुर की बात करें तो वहां का औद्योगिक विकास, विशेषकर चमड़ा उद्योग, वो पूरी तरह गंगा के पानी पर ही निर्भर रहा है। वहीं पटना, जिसे हम पहले पाटलिपुत्र कहते थे, वो तो नोट्स के हिसाब से मानो एक जल दुर्ग ही था। पाटलिपुत्र का उदाहरण बहुत ही सटीक है। प्रतियोगी परीक्षाओं में ये सवाल अक्सर आता है। पाटलिपुत्र असल में गंगा, सोन और गंडक जैसी नदियों से घिरा हुआ था। मतलब
तीन तरफ से पानी। हाँ, और इसने शहर को एक ऐसा अभेद्य सुरक्षा घेरा दिया था जिसे कोई भी दुश्मन आसानी से पार नहीं कर सकता था। बिना बड़ी नौसेना के उस पर हमला करना नामुमकिन था। क्या बात है। और अगर लोमा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना की बात करें तो उसका तो अपना ही एक अलग राजनीतिक इतिहास रहा है। बिल्कुल। दिल्ली, आगरा, मथुरा और इटावा जैसे शहर यमुना के ही किनारे बसे हैं। मैंने हमेशा सोचा है कि मुगलों से लेकर ब्रिटिश काल तक राजनीतिक सत्ता का केंद्र यमुना के ही इर्द गिर्द क्यों रहा? क्या पानी के अलावा भी कोई वजह थी? बहुत बड़ी रणनीतिक वजह थी। देखिए, यमुना घाटी भौगोलिक रूप से पश्चिमी आक्रमणकारियों का सबसे पहला सामना करती थी। जब भी कोई खैबर दर्रे की तरफ से आता था तो दिल्ली या आगरा रास्ते में पड़ते थे। हाँ, राजधानियां वहां इसलिए बसाई गईं ताकि पश्चिमी सीमा की निगरानी की जा सके और साम्राज्य के मुख्य हिस्से यानी उपजाऊ गंगा के मैदानों को सुरक्षित रखा जा सके। मतलब यमुना एक पहली रक्षा पंक्ति थी। लेकिन इन बड़े और मशहूर शहरों के बीच हमारे नोट्स में एक ऐसा तथ्य है जो अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। रामगंगा नदी और उसके किनारे बसा उत्तर प्रदेश का बरेली शहर। जी, बरेली। हम हमेशा गंगा और यमुना पर ही इतना ध्यान केंद्रित करते हैं कि रामगंगा जैसी नदियां भूल जाते हैं। और यहीं पर वो छात्र गलती करते हैं जो गहराई से नहीं पढ़ते। यही सूक्ष्म अध्ययन काम आता है। देखिए, मुख्य नदियां बड़े महानगरों को पालती हैं, ये सच है, लेकिन रामगंगा जैसी नदियां उन कृषि प्रधान क्षेत्रों की रीढ़ होती हैं जो इन महानगरों का पेट भरते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। जब आप यूपीएससी जैसी परीक्षा के लिए राज्य के भूगोल का विश्लेषण करते हैं तो परीक्षक आपसे यही उम्मीद करता है कि आप इन क्षेत्रीय जलधाराओं के महत्व को भी समझें। तो अब अगर हम गंगा के इन शांत मैदानी इलाकों को छोड़कर भारत के एकदम उत्तरी शिखरों की तरफ चलें तो वहां का भूगोल एक झटके में बदल जाता है। हाँ, वहाँ नदियाँ शांत नहीं है बिल्कुल भी। वे पहाड़ों को चीरती हुई बहती हैं। जैसे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में श्रीनगर झेलम नदी के तट पर है। लेकिन मुझे नोट्स का वो हिस्सा सबसे ज्यादा चौंकाता है जहां लद्दाख के लेह शहर का जिक्र है। लेह और सिंधु नदी का रिश्ता, राइट? हाँ, इसमें बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है कि लेह सिंधु यानी इंडस नदी के दाएं तट पर, मतलब राइट बैंक पर स्थित है। अब एक आम इंसान के नजरिए से सोचूं तो पानी तो पानी है। कोई शहर नदी के दाएं हो या बाएं, इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या ये सिर्फ यूपीएससी वालों के लिए नक्शे को जटिल बनाने का कोई तरीका है? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सवाल अक्सर उठता है, लेकिन इसके पीछे की वजह विशुद्ध रूप से रणनीतिक और टोपोग्राफिकल है। वो कैसे? पहले तो ये समझिए कि दायां या बायां तट कैसे तय होता है। जब आप नदी के उद्गम से उसके बहने की दिशा में मुंह करके खड़े होते हैं तो आपके दाईं ओर का हिस्सा दायां तट कहलाता है। अच्छा, मतलब जिस तरफ पानी बह रहा है उस तरफ चेहरा करके। बिल्कुल। अब लेह के मामले में देखिए, सिंधु के दाएं तट की भौगोलिक संरचना बाएं तट से बिल्कुल अलग है। दायां तट उन ऐतिहासिक व्यापार मार्गों की ओर खुलता था जैसे सिल्क रूट के हिस्से, और वहां की ढलान ऐसी थी जहां बस्तियां आसानी से बसाई जा सकती थीं। और बायां तट? बायां तट शायद अधिक दुर्गम रहा होगा या बाढ़ के लिहाज से बहुत असुरक्षित रहा होगा। प्राचीन काल में कोई भी राजा अपनी राजधानी या व्यापारिक केंद्र वहीं बसाता था जहां प्राकृतिक सुरक्षा हो। और ऊंचाई का ऐसा लाभ मिले कि दुश्मन दूर से ही दिख जाए। एकदम सही। इसलिए लेह का दाएं तट पर होना कोई संयोग नहीं है। यानी ये सिर्फ एक भौगोलिक तथ्य नहीं है, बल्कि ये तो पूरी एक मिलिट्री और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। लेह जैसे दुर्गम इलाके के लिए ये बात बहुत मायने रखती है। अब इसी उत्तरी हिस्से से हम वापस उस नदी पर आते हैं जिसका जिक्र हमने एकदम शुरुआत में किया था, सतलज नदी। हाँ, लुधियाना और फिरोजपुर वाला मामला। जी, आज भी किताबों में और कागजों पर लुधियाना और फिरोजपुर को सतलज के किनारे बताया जाता है, जबकि हकीकत में नदी 13 किलोमीटर दूर जा चुकी है। और इस तरह के बदलावों को समझना वर्तमान प्रशासन के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, सतलज के खिसकने का मतलब सिर्फ नक्शा बदलना नहीं है, इसका सीधा असर वहाँ के भूजल यानी ग्राउंड वाटर के स्तर पर पड़ता है। कृषि की स्थिति भी तो बदलती होगी। बिल्कुल, मिट्टी की प्रकृति बदल जाती है। जो शहर कभी नदी के किनारे होने के कारण व्यापारिक या कृषि लाभ उठाते थे, उन्हें अब पानी के लिए नई महंगी व्यवस्थाएं करनी पड़ रही हैं। अर्बन प्लानिंग का ये एक बहुत बड़ा सिरदर्द है। चलिए, उत्तर भारत के इन बर्फीले पहाड़ों और अपना रास्ता बदलती नदियों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब इस डीप डाइव को मध्य और पश्चिमी भारत की तरफ ले चलते हैं। जी। जब मैं हिमालयी नदियों की तुलना
इस प्रायद्वीपीय यानी पेनिनसुलर क्षेत्र की नदियों से करता हूँ तो एक बहुत बड़ा फर्क नजर आता है। वो स्थिरता का फर्क है ना? हाँ, हिमालयी नदियां रास्ता भटक जाती हैं, गाद जमा कर देती हैं, 13-13 किलोमीटर खिसक जाती हैं। लेकिन मध्य भारत की नदियां जैसे जैसे सदियों से एक ही रास्ते पर पूरे अनुशासन में बह रही हैं। और इस अनुशासन का कारण पानी नहीं बल्कि वहाँ की जमीन है। जमीन? वो कैसे? देखिए, हिमालय बहुत नया और कच्चा पहाड़ है। उसकी मिट्टी भुरभुरी है जिसे काटना नदी के लिए आसान होता है। लेकिन जो प्रायद्वीपीय पठार है वो लाखों साल पुराने अत्यंत कठोर बेसाल्ट और ग्रेनाइट पत्थरों से बना है। अच्छा, तो नदियां उन्हें आसानी से काट नहीं पाती? बिल्कुल। यहाँ की नदियाँ जैसे नर्मदा या ताप्ती इन कठोर चट्टानों को काटकर गहरी भ्रंश घाटियों, जिसे हम रिफ्ट वैलीज कहते हैं, उनमें बहती हैं। अब जब नदी एक गहरी पक्की नाली जैसी घाटी में बह रही है तो उसके पास रास्ता बदलने का कोई विकल्प ही नहीं बचता। अरे वाह! तो इसलिए ये नदियां अधिक स्थिर होती हैं और ये स्थिरता हमारे नोट्स में एकदम साफ दिखती है। ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई नामक स्थान से होता है जी, और ये सीधा गुजरात के सूरत शहर तक जाती है। वही सूरत जो सदियों से एक ग्लोबल ट्रेडिंग पोर्ट रहा है। इसी तरह गुजरात का ही अहमदाबाद साबरमती के तट पर है, मध्य प्रदेश का जबलपुर नर्मदा के तट पर है और राजस्थान का कोटा शहर चंबल नदी के किनारे है। हाँ, कोटा का उदाहरण बहुत दिलचस्प है। राजस्थान के उस सूखे इलाके में कोटा जैसा एक विशाल शैक्षिक और औद्योगिक केंद्र पनप सका क्योंकि चंबल नदी वहाँ मौजूद है। मुझे लगता है चंबल न होती तो शायद कोटा भी ना होता। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिना जल स्रोत के किसी भी आधुनिक या प्राचीन शहर की कल्पना असंभव है। आप सूरत और अहमदाबाद को ही देख लीजिए। इन शहरों ने अपने नदी तटों का उपयोग सूती वस्त्र उद्योग और विदेशी व्यापार के लिए बहुत कुशलता से किया। मतलब समुद्र तक पहुंचने के लिए नदियां एक जरिया थीं। हाँ, ताप्ती और साबरमती ने उन्हें वो रसद और परिवहन दिया जो समुद्र पार व्यापार के लिए एकदम जरूरी था। लेकिन इन सब तथ्यों में मुझे इतिहास का एक ऐसा पॉइंट मिला है जो पूरी तरह से इस बात को साबित करता है कि नदियां महाजनपदों की किस्मत तय करती थीं। आप उज्जैन की बात कर रहे हैं ना? जी, नोट्स बताते हैं कि मध्य प्रदेश का प्राचीनतम नगर उज्जैन शिप्रा नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित है। इसका प्राचीन नाम उज्जैनी था जो अवंती महाजनपद के उत्तरी अवंती की राजधानी थी, जिसे आज हम महापालेश्वर नगरी भी कहते हैं। बिल्कुल। अब यहाँ मुझे फिर से वही लेह वाली बात याद आ रही है। शिप्रा का पूर्वी किनारा, क्या महाजनपद काल में उज्जैनी को पूर्वी किनारे पर बसाने का कोई खास रणनीतिक फायदा था या ये बस ऐसे ही बस गया? नहीं, ये कोई संयोग नहीं था। इसका बहुत बड़ा रणनीतिक फायदा था। देखिए, उज्जैनी उस समय दक्षिणापथ नामक एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राचीन व्यापारिक मार्ग पर स्थित थी जो उत्तर भारत को दक्षिण से जोड़ता था। जी, ये उस समय का सबसे व्यस्त हाईवे था। अब उज्जैनी के शिप्रा नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित होने के कारण पश्चिम की तरफ से आने वाले किसी भी आक्रमणकारी को उज्जैनी पर हमला करने से पहले पूरी नदी को पार करना पड़ता था। मतलब एक तरह से शिप्रा नदी एक प्राकृतिक खाई या नेचुरल मोट का काम करती थी। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, नेचुरल मोट। और सिर्फ सुरक्षा ही नहीं, इसका आर्थिक पहलू भी था। व्यापारिक काफिलों को नदी पार करने के लिए जो टोल टैक्स देना पड़ता था वो अवंती महाजनपद की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा था। क्या बात है! मतलब भूगोल ने उज्जैनी को सुरक्षित भी रखा और अमीर भी बनाया। ये जानकर ऐसा लगता है कि हम केवल नक्शा नहीं देख रहे हैं बल्कि किसी प्राचीन राजा के वॉर रूम में खड़े होकर उसकी रणनीति समझ रहे हैं। भूगोल और इतिहास को साथ पढ़ने का यही तो मजा है। वाकई पूर्वी किनारे का यह महत्व हैरान करने वाला है। खैर, अब मध्य भारत के इस इतिहास से निकलकर दक्षिण के पठारों और पूर्वी भारत के औद्योगिक क्षेत्रों की ओर चलते हैं। यहाँ नोट्स को देखने पर मुझे एक बहुत ही अजीब सा पैटर्न दिखाई दिया। कैसा पैटर्न? हम हमेशा कहते हैं कि महान सभ्यताएं और बड़े शहर महान और विशाल नदियों के किनारे बसते हैं, लेकिन जब मैं हैदराबाद को देखता हूँ तो वो विशाल कृष्णा नदी पर नहीं बल्कि उसकी एक छोटी सी सहायक नदी मूसी के किनारे बसा है। जी, मूसी नदी। जबकि मुख्य कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा स्थित है। तो ऐसा क्यों है कि हैदराबाद जैसा इतना बड़ा ऐतिहासिक और आज का आधुनिक टेक शहर एक छोटी सी सहायक नदी पर बसाया गया? ये बहुत ही पेनी ऑब्जर्वेशन है आपकी। देखिए, जो मुख्य नदियां होती हैं जैसे कृष्णा या गोदावरी, वो मानसून के दौरान बेहद उग्र हो जाती हैं। हाँ, दक्षिण में बाढ़ बहुत आती है। बिल्कुल, उनका जल स्तर बहुत तेजी से बढ़ता है और वे भयंकर बाढ़ लाती हैं। प्राचीन काल के जो दूरदर्शी शासक थे
वे ये अच्छी तरह जानते थे कि मुख्य नदी के बिल्कुल किनारे एक विशाल राजधानी बसाना बहुत बड़ा जोखिम हो सकता है। पूरा शहर बहने का डर। हाँ, इसलिए उन्होंने मूसी जैसी सहायक नदी का चुनाव किया। मूसी में पर्याप्त पानी था जो शहर की पीने की और सिंचाई की जरूरतों को पूरा कर सके, लेकिन ये इतनी विशाल नहीं थी कि मानसून में पूरे शहर को डुबो दे। मतलब ये एक तरह का कैलकुलेटेड रिस्क था। जी, सहायक नदियां एक नियंत्रित वातावरण प्रदान करती हैं, मुख्य नदी के फायदे भी मिल जाते हैं और बाढ़ का खतरा भी कम रहता है। यानी सहायक नदियां किसी मेन हाईवे के उन सर्विस लेन्स की तरह हैं, जहां सुविधाएं तो सारी हैं लेकिन जानलेवा ट्रैफिक नहीं है। बहुत ही बढ़िया तुलना है ये, सर्विस लेन, बिल्कुल। अब इसी तरह का एक और चौंकाने वाला उदाहरण नोट्स में है, झारखंड का जमशेदपुर शहर। टाटानगर। जी, जमशेदपुर किसी एक मुख्य नदी पर नहीं बल्कि दो नदियों सुवर्णरेखा और खरकई के संगम पर बसा है। अब एक औद्योगिक नगर के लिए इस संगम का क्या मतलब है? ये कोई धार्मिक देवप्रयाग तो है नहीं कि पुण्य कमाना हो। जमशेदपुर का ये संगम पूरी तरह से औद्योगिक भूगोल यानी इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। देखिए, जब जमशेदजी टाटा ने स्टील प्लांट लगाने के लिए जगह की तलाश शुरू की थी ना, तो उन्हें पानी चाहिए था, बहुत सारा पानी। स्टील के उत्पादन और उसकी कूलिंग के लिए हर दिन करोड़ों लीटर पानी की आवश्यकता होती है। अगर वे केवल एक नदी पर निर्भर रहते तो वो खतरे से खाली नहीं था। क्योंकि गर्मियों में नदियां सूख जाती हैं। बिल्कुल, अगर गर्मियों में एक नदी का जलस्तर कम हो जाए तो पूरा का पूरा प्लांट बंद करना पड़ सकता था, जिससे करोड़ों का नुकसान होता। इसलिए सुवर्णरेखा और खरकई के संगम ने यह सुनिश्चित किया कि पूरे साल हर मौसम में बिना किसी रुकावट के पानी उपलब्ध रहे। अरे वाह, एक नदी सूखी तो दूसरी से काम चल जाएगा। हाँ, और इसके साथ ही वहाँ आसपास मौजूद लौह अयस्क और कोयले की खदानों ने इस जगह को एकदम परफेक्ट बना दिया। इसी वजह से ये भारत का पिट्सबर्ग बन पाया। ये अद्भुत है। मतलब एक संगम आस्था का केंद्र बन जाता है जैसे प्रयागराज, और दूसरा संगम भारत की औद्योगिक क्रांति का इंजन बन जाता है जैसे जमशेदपुर। नदियां वही हैं, बस इंसान का उद्देश्य बदल जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। अब इसी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में गोदावरी नदी का भी जिक्र है हमारे पास। इसके तट पर महाराष्ट्र के नांदेड़ और नासिक हैं और आंध्र प्रदेश का राजा महेंद्रवरम है। गोदावरी, जिसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, ऐसा लगता है कि उसने पूरे दक्कन के पठार की संस्कृति को ही गढ़ा है। गोदावरी का जो बेसिन है ना, वो भारत के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है। नासिक से लेकर राजमहेंद्रवरम तक इस नदी ने कृषि, धर्म और संस्कृति का एक ऐसा कॉरिडोर बनाया है जो उत्तर भारत के गंगा के मैदानों को पूरी तरह से टक्कर देता है। लेकिन इन सबके बीच नोट्स का एक और तथ्य मेरी नजर में आया है, जो फिर से उसी माइक्रो डिटेलिंग की ओर इशारा करता है जो अक्सर एसएससी या रेलवे के एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। क्या है वो? छत्तीसगढ़ का जगदलपुर शहर। ये इंद्रावती नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। देखिए, फिर से वही बात आ गई। पहले लेह में दायां तट, फिर उज्जैनी में पूर्वी किनारा और अब जगदलपुर में दक्षिणी किनारा। और परीक्षक यही जांचना चाहते हैं कि आपने नक्शा कितने ध्यान से देखा है। बस्तर के घने जंगलों और पठारी इलाके में इंद्रावती नदी वहाँ की सबसे बड़ी जीवन रेखा है। तो दक्षिणी किनारे का क्या लॉजिक है यहाँ? जगदलपुर का दक्षिणी किनारे पर होना वहाँ की स्थलाकृति यानी टोपोग्राफी का परिणाम है। इस क्षेत्र में जो ढलान है और जंगलों का जो घनत्व है वो नदी के दोनों तरफ बहुत अलग अलग है। दक्षिणी किनारा रिहाइश और प्रशासनिक केंद्र स्थापित करने के लिए अधिक अनुकूल और सुरक्षित था। बाढ़ से बचाव और सुगमता दोनों। हाँ, जब हम भूगोल की गहराई में उतरते हैं तो ये छोटी छोटी बातें ही किसी क्षेत्र की पूरी कहानी बयां कर देती हैं। ये वाकई में हिडन जेम्स हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। चलिए, अब अगर हम थोड़ा वापस उत्तर प्रदेश की तरफ लौटें तो वहाँ की कई नदियां और शहर अपने आप में बहुत गहरा इतिहास समेटे हुए हैं। जैसे लखनऊ शहर गोमती नदी के तट पर है जी। अयोध्या, जो इन दिनों अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत के लिए दुनिया भर में चर्चा में है, वो सरयू नदी के तट पर स्थित है। और गोरखपुर नगर राप्ती नदी के किनारे बसा है। ये तीनों ही नदियां मुख्य गंगा की बड़ी प्रणाली का ही हिस्सा हैं। और ये शहर इस बात का प्रमाण है कि मैदानी इलाकों में जल संसाधनों का वितरण कितना व्यापक रहा है। मतलब सिर्फ एक नदी नहीं, पूरा का पूरा जाल बिछाया है। बिल्कुल। गोमती, सरयू और राप्ती जैसी नदियों ने इन क्षेत्रों में कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को इतना मजबूत किया कि यहाँ इतनी बड़ी आबादी आराम से बस सके। और जाहिर सी बात है,
जहाँ घनी आबादी होती है और पेट भरा होता है, वहीं बड़े सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र उभरते हैं। बहुत सही पॉइंट है। सभ्यता वहीं पनपती हैं जहां जीवन आसान हो, और इसी बात पर हमें उन क्षेत्रों की बात भी करनी चाहिए जहां का भूगोल जीवन के लिए सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। आप पहाड़ी इलाकों की बात कर रहे हैं ना? उत्तराखंड के पहाड़ों में मंदाकिनी नदी के किनारे गौरीकुंड, रामबाड़ा और गुप्त काशी जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल हैं। वहीं अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा के तट पर गोविंद घाट स्थित है। ये ऐसे इलाके हैं जहां भूगोल बहुत ही संवेदनशील है। बहुत ज्यादा है। इन पहाड़ी स्थलों का भूगोल समझना सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं, बल्कि अर्बन प्लानिंग और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये क्षेत्र प्राकृतिक आपदाओं जैसे फ्लैश फ्लड के प्रति बेहद संवेदनशील है। हमने 2013 की केदारनाथ आपदा में ये देखा भी है। बिल्कुल। जब हम मंदाकिनी या अलकनंदा की बात करते हैं तो हम केवल तीर्थ स्थानों की बात नहीं कर रहे हैं, हम उन संकरी घाटियों की बात कर रहे हैं जहां नदी का वेग और पहाड़ की तेज ढलान मिलकर एक अत्यधिक ऊर्जावान और खतरनाक प्रणाली बनाते हैं। तो वहाँ निर्माण कार्यों को लेकर बहुत सतर्क रहना पड़ता होगा। जी, जो भी व्यक्ति या अधिकारी इन क्षेत्रों का अध्ययन करता है, उसे इस बात का स्पष्ट भान होना चाहिए कि यहाँ निर्माण और विकास किन भौगोलिक सीमाओं के भीतर होना चाहिए। आप मैदानी इलाकों वाला मॉडल पहाड़ों पर नहीं थोप सकते। सही बात है। और इसी कड़ी में भारत के सुदूर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट का जिक्र आता है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी का विशाल और उग्र प्रवाह। ब्रह्मपुत्र पर गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ जैसी प्रमुख नगर बसे हैं। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी कम और एक बहता हुआ समुद्र ज्यादा है। ये अतिशोक्ति नहीं है। ब्रह्मपुत्र की चौड़ाई और उसका जो वॉल्यूम है वो भारत की बाकी सभी नदियों से बहुत अलग और विशाल है। बारिश के मौसम में तो ये किनारे ही तोड़ देती है। हाँ, गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ पूरे उत्तर पूर्व के सबसे बड़े व्यापारिक और प्रशासनिक केंद्र हैं। ये नदी इस पूरे क्षेत्र की लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन की मुख्य जीवन रेखा है। लेकिन हर साल बाढ़ भी तो लाती है। बिल्कुल, इसकी बाढ़ हर साल एक बहुत बड़ी चुनौती पेश करती है, लेकिन उस बाढ़ के साथ जो नई उपजाऊ मिट्टी आती है, उसी से वहाँ की खेती चलती है। इसलिए इसके बिना इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये एक बहुत ही जटिल रिश्ता है। तो अगर आज के इस पूरे विश्लेषण को एक धागे में पिरोया जाए तो ये स्पष्ट हो जाता है कि हमारे सामने मौजूद ये तथ्य केवल शहरों और नदियों की कोई रटने वाली सूची नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमने शुरुआत की थी सतलज के 13 किलोमीटर खिसकने से, फिर हम देवप्रयाग के संगम के रसायन और विज्ञान तक गए। हमने लेह में सिंधु के दाएं तट और उज्जैनी में शिप्रा के पूर्वी किनारे की जो सैन्य रणनीतियां हैं उनको डिकोड किया, जो कि इतिहास का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हाँ, और अंततः हमने समझा कि कैसे मूसी और सुवर्ण रेखा जैसी छोटी सहायक नदियों ने आधुनिक भारत के टेक और स्टील हब को जन्म दिया।